नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में अपना जो व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व के जो सिद्धांत थे वो पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के जो मापन की विधियां हैं। व्यक्तित्व के मापन की जो विधियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो आज के हम इस क्लास में जो व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो अपनी क्लास में हम देखें तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है व्यक्तित्व के मापन की विधि, यानी व्यक्तित्व को हम किस तरह से माप सकते हैं। तो व्यक्तित्व को मापने का जो तरीका है वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें व्यक्तित्व के मापन की विधियों के यदि प्रकार पूछे, आपसे प्रश्न पूछे कि व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। व्यक्तित्व के मापन की विधियां जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रक्षेपी विधियां और एक होती है अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों की यदि हम बात करें, प्रक्षेपी विधियां कौन सी होती है और अप्रक्षेपी विधियां कौन सी होती है? देखिए, जो प्रक्षेपी विधियां होती है इनको इंग्लिश में हम प्रोजेक्टिव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रक्षेपी विधियों की यदि हम बात करें तो प्रक्षेपी विधि में क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, जिस भी व्यक्ति का हम व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो उसके सामने ऐसे कोई उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं कि उनको देखकर उस व्यक्ति का अंदर का जो व्यक्तित्व का भाव है वो स्वयं ही बाहर निकल जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये हमारा व्यक्तित्व का मापन कर रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई उद्दीपक यानी कोई ऐसी वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको देखकर स्वयं उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व की भावना है वो स्वयं ही बाहर निकल जाती है। वो कौन सी होती है? प्रक्षेपी विधियां होती है। कौन सी विधि होती है? प्रक्षेपी विधि। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा और बहुत से जो व्यक्ति होते हैं वो भी देखते हैं। तो जैसे वो आसमान में बादलों को देखते हैं तो बादलों को देखकर क्या करते हैं कि उसमें वो तरह तरह की आकृतियां देख लेते हैं। जैसे कोई देखता है कि ये बादल है, इसने घोड़े जैसी आकृति ग्रहण कर ली, इसने किसी देवता की तरह आकृति ग्रहण कर ली, या किसी वाहन या किसी पक्षी की तरह आकृति ग्रहण कर ली। यानी वो अपने दिमाग में ऐसे सोचता है, वैसे ही उसका क्या बन जाता है? चित्र बन जाता है। तो उसके लिए उद्दीपक क्या होगा? उसके लिए उद्दीपक जो बादल थे वो क्या थे? उद्दीपक थे। तो उन बादलों को देखकर उसके अंदर की जो भावना है वो बाहर निकले। तो सेम इसी तरह से क्या होती है? प्रक्षेपी विधियां होती है। तो जब इस तरह से उसके अंदर की जो भावना निकल रही है तो वो अपने आप निकल रही है, उसको पता नहीं होता कि उसके अंदर की जो भावना है वो किस तरह से निकल रही है, यानी अपने आप। तो प्रक्षेपी विधियां वो होती है। तो प्रक्षेपी विधियों को यदि हम अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रोजेक्टिव मेथड। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है अभी? प्रोजेक्टिव मेथड। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? इसको प्रोजेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। अब प्रक्षेपी विधियों की हम बात करें कि प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती है। आज हम इस क्लास में केवल प्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे, आगे वाली क्लास में हम अप्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे।
तो आज हम कौन सी विधि की बात करने वाले हैं? प्रक्षेपी विधियों की बात करने वाले हैं। अब ये प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, इनको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है, आपको ये याद भी रह जाएंगे। बहुत से बच्चे हैं, उनको याद नहीं होती कि कौन सी प्रक्षेपी विधियां और कौन सी अप्रक्षेपी विधियां हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि जो ये प्रक्षेपी विधियां हैं, तो प्रक्षेपी होता है, इसको हम प्रक्षेपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? प्रक्षेपण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण। अब जो ये प्रक्षेपण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इस प्रक्षेपण शब्द का अर्थ क्या है? तो यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, प्रक्षेपण शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आरोपण। क्या होता है अभी? आरोपण होता है। तो इसमें किसी वस्तु का आरोप करते हैं, यानी किसी वस्तु पर क्या करते हैं? आरोप करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रात को चांद को देखते हैं, हम चांद को देखते हैं कि नहीं देखते, और चांद को देखकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस चांद में क्या है, एक बूढ़ी औरत है और वो क्या काट रही है? चरखा काट रही है। तो यानी उस चांद के अंदर जो आकृति होती है, उस आकृति पे किसका आरोपण कर देते हैं हम? एक बूढ़ी औरत का और एक चरखे का। या कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या है? पहाड़ है, पहाड़ जैसी आकृति। तो हम किसका आरोपण कर देते हैं? पहाड़ों का आरोपण कर देते हैं। जैसे बादलों को देखकर हमें कहते हैं कि देखो इस बादल ने एक घोड़े जैसी आकृति ग्रहण कर ली। तो क्या वो वास्तव में घोड़ा होता है? नहीं होता, उसने वो आकृति ग्रहण की, उस पर हमने घोड़े का रूप क्या कर दिया है? आरोप कर दिया है। घोड़े के रूप को हमने उस पर क्या कर दिया है? आरोप कर दिया है। तो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आरोपण। यानी इस विधि में हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का उस पर आरोपण करते हैं। क्या करते हैं? आरोपण करते हैं। तो प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आरोपण होता है। और सबसे अच्छा प्रश्न, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो प्रक्षेपण शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इस प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग करने वाले, यानी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविश्लेषणात्मक विद्वान थे सिगमंड फ्रायड ने किया। किसने किया भी? सिगमंड फ्रायड ने। तो जो प्रक्षेपण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ आरोपण होता है, यानी इस विधि में एक तरह से आरोपण ही होता है। किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का हम क्या कर देते हैं? आरोपण कर देते हैं। और प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यदि आपसे प्रश्न पूछे कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब हम देखें जो प्रक्षेपी विधियां हैं, कौन सी विधियां? प्रक्षेपी विधियां हैं। इस विधि में कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मन की 3 दशाएं होती है। देखो मन की कितनी दशाएं होती है? एक होता है चेतन मन, और एक कौन सा होता है? चेतन मन होता है, और एक होता है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, ये मन की 3 दशाएं हैं। तो प्रक्षेपी विधियों में मन की कौन सी दशा का अध्ययन होता है, यानी कौन सी दशा का अध्ययन होता है इसमें? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए चेतन क्या है, चेतन क्या है और अर्धचेतन क्या है। यदि चेतन की हम बात करें तो ये एक तरह से जागृत अवस्था है। क्या है? जागृत अवस्था होती है चेतन। यानी चेतन में हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये होता है प्रैक्टिस में, जब हम पहले किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सा मन आता है उसमें? चेतन, क्योंकि उसमें हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति है, वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है। क्या सीखता है?
मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, इसका मतलब वो पहले क्या कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस करना। जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस। अब उसको पता है कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, चेतन मन है, उसको पता है, वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो उस समय वो हर स्थिति में क्या रहता है, जागृत रहता है। उसको ये पता होता है कि मेरे हाथ कहाँ रखने हैं, मोटरसाइकिल का जो स्टीयरिंग है उस पर मुझे क्या रखने हैं, हाथ रखने हैं, पैर जो है वो ब्रेक पे रखने हैं, और मेरी नजर जो है वो सामने रास्ते पे, कौन से रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे मेरी नजर होनी चाहिए। यानी अपने बॉडी का हर एक पार्ट क्या रहता है, जागृत रहता है, ठीक है ना। और उसको पता होता है कि मुझे अब क्या करना है, जैसे हाथ कहाँ रखने हैं, पैर कहाँ रखने हैं, नजर किस तरफ रखनी है, सारी चीजों की उसको पता होता है। तो यानी उस समय वो क्या है, चेतन मन में, वो स्थिति क्या होती है, चेतन होती है। तो चेतन समझ गए होंगे। यानी जब हम किसी चीज की पहले पहले प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कौन सा मन काम करता है, अपना मन की चेतन दशाएं काम करती है, और ये लगभग 10% ही काम करती है। कैसे कि प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिस, मान लो हमने प्रैक्टिस के बाद में मोटरसाइकिल को अच्छी तरह से चलाना सीख गए। अब सीखने के बाद में जब भी हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या आपके दिमाग में ये रहता है कि अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखेंगे, पैर है वो ब्रेक पे रखेंगे, नजर है वो सामने रखेंगे? क्या इन चीजों का आप ध्यान रखते हो? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप जब भी कहीं जाना होता है डायरेक्ट मोटरसाइकिल पे चढ़ जाते हो, स्टार्ट किया और रास्ते पे रवानगी शुरू कर देते हो, यानी अपनी यात्रा शुरू कर देते हो। क्या जब आपने सबसे पहले प्रैक्टिस की उस समय जितना आपने ध्यान दिया था, क्या उसके बाद में जब आप अच्छी तरह से सीख गए हैं उसके बाद में क्या इसी तरह से ध्यान देते हो? नहीं देते। उस समय आपका मन कौन सा काम करता है, अचेतन मन काम करता है। कौन सा मन काम करता है, अचेतन मन, यानी ये 90% बताया। तो उस समय कौन सा मन काम करता है, अपना अचेतन मन काम करता है। और हम सबसे ज्यादा काम जो करते हैं वो कौन से मन में करते हैं, अचेतन मन में करते हैं। क्यों? क्योंकि चेतन मन का प्रयोग तो हम केवल केवल प्रैक्टिस के समय ही चेतन मन से काम करते हैं, बाकी सारा काम किससे करते हैं, अचेतन मन से ही काम करते हैं। तो इसमें हमें ये पता नहीं होता, अपने हाथ पैर स्वयं अपने आप क्या करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अर्धचेतन क्या होता है, अर्धचेतन होता है कि आंशिक भाग से तो हम कुछ तो चेतन मन से काम करते हैं और कुछ किससे करते हैं, अचेतन मन से, यानी वो क्या हो गया, अर्धचेतन हो गया। जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें जो हमें कुछ याद हो और कुछ याद ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे याद तो था ये चीज लेकिन जीभ के नीचे, कहते हैं ये नाम तो ये याद था लेकिन जीभ के नीचे पड़ा है, वो क्या होता है, अर्धचेतन होता है। क्या होता है अभी, अर्धचेतन। तो चेतन अचेतन और अर्धचेतन में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें देखें प्रक्षेपी विधियों में, तो प्रक्षेपी विधियों में कौन सा मन होना चाहिए? क्या प्रक्षेपी विधियों में उसको पता होता है, उसको पता होता है क्या कि अब मेरा ये व्यक्तित्व के मापन हो रहा है, मेरा व्यक्तित्व का मापन हो रहा है? उसको पता नहीं होता। यदि उसको पता होता तो वो पहले कौन सी अवस्था में आ जाता, जागृत अवस्था में। पहले वो सचेत हो जाता कि मुझे क्या उत्तर देना है, क्या नहीं करना है। इसमें पता नहीं होता, यानी उसके सामने ऐसी स्थिति पैदा की जाती है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट, यानी ऐसा कोई, यानी उद्दीपक, ऐसा कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है कि उसको देखकर उसके अंदर की भावना स्वयं ही बाहर आ जाती है। तो स्वयं ही बाहर आ जाती है, उसको उसका पता नहीं होता। इसका मतलब कौन सा मन काम करेगा, अचेतन मन। तो इसमें कौन से मन का अध्ययन होता है, यानी कौन से मन को जानना होता है? तो इसमें होता है अचेतन मन को जानना। तो प्रक्षेपी विधियों में कौन से मन का अध्ययन होता है? अभी अचेतन मन का। तो इसमें अचेतन मन को जानना होता है। कौन से मन को जानना है भी, अचेतन मन को जानना। तो इस विधि के माध्यम से व्यक्ति का जो अचेतन मन है उसको जानना होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी विधियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधियां भी कहते हैं इसको। प्रक्षेपी का ही दूसरा नाम क्या, प्रक्षेपण। अब प्रक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आरोपण होता है।
क्या होता है अभी, आरोपण होता है। सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? सिगमंड फ्राइड ने किया। प्रक्षेपण विधि में या प्रक्षेपी विधि में कौन से मन का अध्ययन होता है? तो कौन से मन का होता है अभी? अचेतन मन का होता है। अब प्रमुख प्रक्षेपी विधियों की यदि हम देखें, प्रमुख प्रक्षेपी विधि कौन कौन सी है, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखना। तो प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी विधियां, अब हम देखें कि प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख प्रक्षेपी विधियों की हम बात करें तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल सरल सी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि जैसे अभी आप रीट का एग्जाम दे रहे हो, तो रीट के एग्जाम के लिए आपको एक डिग्री का होना जरूरी है। वो डिग्री या तो बीएड हो सकती है या फिर बीएसटीसी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या तो बीएड या बीएसटीसी। तो हम यहां लिखेंगे बीएसटीसी। क्या नाम लिखेंगे? बीएसटीसी। यानी यदि आपको प्रक्षेपी विधियां याद रखनी है तो क्या होनी चाहिए? आपकी बीएसटीसी होनी चाहिए। बिल्कुल सरल सी ट्रिक है। प्रक्षेपी विधियां याद रखनी है तो क्या होनी चाहिए? आपको बीएसटीसी होनी चाहिए। तो आपको कौन सी ट्रिक्स याद रखनी है? बीएसटीसी। कौन सी ट्रिक्स याद रखनी है? बीएसटीसी। तो इस बीएसटीसी से क्या है कि जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो सारी विधियां, यानी प्रमुख जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो सारी विधियां इसमें आ गई। तो पहला वर्ण, अंग्रेजी का पहला वर्ण क्या है इसमें? बी है। तो बी से याद रखोगे जो पहली विधि है वो हो गई आईबीटी। कौन सी हो गई बी? आईबीटी। तो इसके अंदर क्या आ गया? बी वर्ण। कौन सा वर्ण आ गया? बी। तो बी से याद रखोगे आईबीटी। पहली कौन सी विधि हो गई? आईबीटी। अब हम देखते हैं दूसरी विधि। यदि हम दूसरी विधि की बात करें तो कौन सा वर्ण आया है? अस। क्या है अभी? अस। अस से याद रखोगे एस सी टी। क्या याद रखोगे? एस सी टी। तो दूसरी कौन सी विधि हो गई? एस सी टी। उसके बाद में क्या है? टी है। कौन सा वर्ण है? टी है। तो टी से याद रखोगे तीसरी जो विधि है वो है टी ए टी। कौन सी हो गई भी? टी ए टी। तो टी से कौन सी विधि हो गई? टी ए टी। पूरे नाम इनके हम जब एक एक विधि के बारे में पढ़ेंगे तब पूरे नाम भी पढ़ेंगे। पहले हम इनके जो शॉर्ट नाम है वो देखते हैं। तो कौन सा हो गया? टी से टी ए टी। अब क्या बच गया? सी। तो चौथी विधि कौन सी हो गई भी? सी ए टी। तो ये कौन सी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां। ये कौन सी विधियां भी? प्रक्षेपी विधियां। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भी कौन सी निम्न में से कौन सी विधि है जो प्रक्षेपी विधि है, या कौन सी विधि है जो अप्रक्षेपी विधि है। तो प्रक्षेपी विधि कितनी हो गई? चार। प्रमुख विधियां कौन सी हो गई? चार। तो याद कैसे रखोगे? दोबारा देखो कैसे याद रखोगे प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी है। तो आपको यह याद रखना है कि मुझे प्रक्षेपी विधियों के लिए बीएसटीसी करना जरूरी है। प्रक्षेपी विधियों के लिए क्या करना जरूरी है? बीएसटीसी करना जरूरी है। तो बी से क्या हो गया? आईबीटी। बी से क्या हो गया? आईबीटी। एस से क्या हो गया? एससीटी। एस से क्या हो गया अभी? एससीटी। और टी से क्या हो गया? टीएटी। कौन सी विधि हो गई? टीएटी। और सी से क्या हो गया? सीएटी। तो ये चार प्रमुख प्रक्षेपी विधियां हैं। ये चार प्रमुख प्रक्षेपी विधियां हैं। अब हम इनको इसमें से एक विधि, इस क्लास में हम एक विधि जो है वो पूरी डिटेल से पढ़ते हैं और वो है अपनी आईबीटी। कौन सी विधि है भी? आईबीटी विधि है। चलो, अपनी जो पहली विधि थी, कौन सी विधि भी? पहली विधि।
और पहली विधि को मैंने ट्रिक से याद भी करवाया था, क्या था? IBT। पहली विधि कौन सी थी भी? IBT। इसका पूरा नाम होता है इंक ब्लोट टेस्ट। आई से क्या बनता है भी? आई से बन गया इंक, आई से क्या बन गया? इंक, और बी से क्या हो गया अभी? ब्लोट। बी से क्या हो गया? ब्लोट। तो इंक, आई से क्या हो गया? इंक, और बी से क्या हो गया? ब्लोट। इंक ब्लोट टेस्ट, इंक ब्लोट टेस्ट। तो जो अपनी पहली विधि है इसका नाम क्या है अभी? इंक ब्लोट टेस्ट। और इसका शॉर्ट नाम हमने क्या लिखा था अभी? शॉर्ट नाम लिखा था IBT। शॉर्ट नाम क्या था इसका? IBT। तो प्रक्षेपी विधियों में यानी प्रोजेक्टिव मेथड में अपनी जो पहली विधि है वो कौन सी है? इंक ब्लोट टेस्ट है। आई से क्या हो गया? इंक, बी से हो गया ब्लोट, और टी से क्या हो गया? टेस्ट। तो इंक ब्लोट टेस्ट। यदि हम इसका हिंदी अर्थ देखें, हिंदी अर्थ देखें तो देखो इंक का अर्थ क्या होता है? इंक किसको बोलते हैं? शाही को, और शाही को कहा जाता है मसी। क्या कहा जाता है अभी? मसी कहा जाता है। तो इंक का अर्थ क्या हो गया अभी? शाही। और ब्लोट का अर्थ क्या हो गया? धब्बा। ब्लोट का अर्थ क्या होता है? धब्बा होता है। और टेस्ट का अर्थ क्या हो गया? जांच या विधि। क्या हो गया अभी? जांच या विधि। तो इंक का अर्थ क्या हो गया? इंक बोलते हैं हम शाही को। किसको बोलते हैं? शाही को। तो इसका हिंदी अर्थ देखें तो ये क्या हो गया? शाही। और ब्लोट का अर्थ क्या हो गया? धब्बा। ब्लोट का अर्थ क्या हो गया अभी? धब्बा। तो इंक यानी शाही, धब्बा। और टेस्ट का अर्थ क्या हो गया? परीक्षण। टेस्ट का अर्थ क्या हो गया अभी? परीक्षण। तो पहली जो विधि है उस विधि का नाम क्या है? शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण। और इसी को यदि हम देखें तो शाही को ही क्या कहा जाता है अभी? मसी कहा जाता है। शाही को ही क्या कहा जाता है? मसी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मसी लक्ष्य परीक्षण। तो शाही को ही क्या कहा जाता है? मसी कहा जाता है। तो मसी लक्ष्य परीक्षण विधि भी कहते हैं इसको। ये नाम याद रखना अच्छी तरह से भी, जो इनके उपनाम है वो भी याद रखना। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इंक ब्लोट टेस्ट, यानी शॉर्ट में IBT। इसी को ही कहा जाता है शाही धब्बा परीक्षण या मसी लक्ष्य परीक्षण। अब इस विधि के जो प्रतिपादक थे, यानी इस विधि का निर्माण किसने किया? प्रश्न पूछा जा सकता है, इस विधि का निर्माण किसने किया? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे हरमन रोरसा। तो इस विधि के जो प्रतिपादक हैं, या हम कहें कि जो निर्माता है, वो कौन है भी? तो उन विद्वान का नाम है हरमन रोसा। तो उन विद्वान का नाम है भी हरमन रोरसा। हरमन रोरसा। तो कभी कभी क्या होता है कि इन विधियों के नाम के आगे जो इनका निर्माता है, जो इनके निर्माता हैं हरमन रोरसा, उनका नाम भी आ जाता है। तो इनके आगे हम ये भी लिख सकते हैं रोरसा शाही धब्बा परीक्षण। यानी इनका जो ये नाम है रोरसा, जो इनके निर्माता है, उनका नाम भी लिया जाता है। तो नाम लिया जाता है तो क्या होगा? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण या रोरसा मसी लक्ष्य परीक्षण। तो ये क्या है? व्यक्तित्व के मापन की जो प्रक्षेपी विधियां थी उसमें पहली विधि अपनी कौन सी? इंक ब्लोट टेस्ट। अब इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, इसका परीक्षण कैसे करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है शाही धब्बा। शाही धब्बा यानी
इसमें शाही का एक तरह से क्या होता है अभी, धब्बा होता है। क्या बनाए होते हैं, धब्बे होते हैं। अब इसमें कितने कार्ड होते हैं, क्या कुछ होते हैं, ये सारा हम देखते हैं। तो यदि हम इसमें कुल कार्डों की बात करें, कुल कार्ड, इसमें कुल कुल कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, अभी 10 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंक ब्लॉक टेस्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। और इस 10 कार्ड को हम 3 भागों में बांटते हैं। इन 10 कार्डों को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो इन 10 कार्डों को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो 3 भागों में क्या होगा, 5, 2 और 3, इस तरह से 3 भागों में बांटेंगे। इन 10 कार्डों को हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि किसी का भी यदि हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, किसी के भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो क्या करते हैं हम, धब्बे, यानी क्या होता है, उन कार्डों पे अलग अलग रंग के धब्बे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, धब्बे बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत धब्बे बने होते हैं, और उन धब्बों को जैसे देखते हैं ना, तो उसमें किसी तरह की कोई आकृति बनती है। क्या बनती है, आकृति। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कोई धब्बे बना दूं, ठीक है ना, जैसे इस तरह से डॉट डॉट करके मैं क्या बना देता हूँ, अलग अलग रंगों के यहाँ क्या बना देता हूँ, धब्बे बना देता हूँ। इस तरह से क्या बना देता हूँ, धब्बे बना देता हूँ अलग अलग रंग से, ठीक है ना, अलग अलग रंगों के क्या कर देता हूँ, इस तरह से धब्बे बना देता हूँ। जैसे ये धब्बे हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैंने जिस व्यक्तित्व का मैं मापन करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मैं क्या करना चाहता हूं, मापन करना चाहता हूं, उसको ये कार्ड दिखाता हूं। अब वो क्या है कि इसको देखकर, इसमें देखकर वो ऐसी कोई आकृति का अनुभव करेगा, ऐसी कोई आकृति का अनुभव करेगा। जैसे वो कुछ समय तक इसमें देखेगा और वो देख के ये कहे कि इसमें तो क्या है कि एक पेड़ बन रहा है। क्या बन रहा है, पेड़ बन रहा है। या वो कहेगा कि इसमें ये आकृति बन रही है, तो वो क्या है कि इसमें कोई आकृति देखेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसके लिए एक उद्दीपक हो गया। उसके लिए क्या कर दिया मैंने, ये उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया। यानी मैंने जो ये सामने जो चित्र प्रस्तुत किया है, ये उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया। और जैसे इसने इसको देखा तो उसके अंदर की जो भावना थी वो बाहर आ गई। यानी वो क्या सोच रहा है अंदर, यदि वो किसी पेड़ के बारे में सोच रहा है, यानी किसी पेड़ के बारे में, पहाड़ के बारे में, पक्षी के बारे में सोच रहा है, तो उसको इसके अंदर वैसी ही आकृति बनती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से हम देखें तो पहले कितने कार्ड होते हैं, अभी 5 कार्ड होते हैं, और फिर कितने होते हैं, 2, और फिर कितने होते हैं, 3। तो यानी इन 10 कार्डों को वो कितने भागों में बांट लेता है, 3 भागों में, 5, 2 और 3 भागों में बांट लेता है। अब जो पहले जो 5 कार्ड होते हैं, पहले जो 5 कार्ड होते हैं, इनमें कौन कौन सा रंग होता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो पहले 5 कार्ड होते हैं, इनमें यदि हम रंगों की संख्या देखें तो इसमें 2 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं। कौन से, एक तो होता है सफेद, एक कौन सा रंग होता है, सफेद होता है, और दूसरा कौन सा होता है, अभी लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 5 कार्डों पर, जो 5 कार्ड होते हैं, पहले जो 5 कार्ड होते हैं उसमें कितने रंग के धब्बे होते हैं। क्या बने होते हैं, ब्लॉट कार्ड क्या होता है, धब्बे, धब्बे बने होते हैं। कितने रंग के धब्बे बने होते हैं, तो 2 रंग के धब्बे बने होते हैं, सफेद और लाल। केवल 2 ही रंग के धब्बे बने होते हैं। अब हम बात देखें, ये जो 2 कार्ड हैं, ये जो 2 कार्ड हैं, इनमें कितने रंग होते हैं। ये जो 2 कार्ड है, तो ये जो 2 कार्ड हैं, तो ये जो 2 कार्ड होते हैं, ये जो 2 कार्ड होते हैं, इनमें कितने रंग होते हैं भी,
इनमें 3 रंग होते हैं। ये जो 2 कार्ड हैं इनमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। अब वो 3 रंग कौन कौन से होते हैं? तो पहले वाले तो देखें, 2 रंग तो होते ही हैं, सफेद और लाल। पहले वाले 2 रंग तो होंगे, सफेद और लाल। तीसरा रंग इसमें कौन सा हो जाएगा? अभी काला रंग हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? काला रंग। तो इसमें हम देखें तो पहला तो कौन सा हो गया इसमें? सफेद। पहला कौन सा हो गया? सफेद। और दूसरा कौन सा हो गया? लाल। कौन सा रंग हो गया अभी? लाल हो गया। और जो तीसरा रंग इसमें होता है वो कौन सा होता है? काला होता है। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं ये। तो पहले 5 जो कार्ड होते हैं उनमें कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं। कौन कौन से? सफेद और लाल। केवल सफेद और लाल। दूसरा जो कार्ड होता है, जो 2 कार्ड होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। तो जो 2 कार्ड होते हैं उनमें कितने रंग होते हैं? अभी 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? सफेद, लाल और काला। अब कितने कार्ड बच गए? 3 कार्ड बच गए। कितने कार्ड बचे भी? 3 कार्ड। तो जो 3 कार्ड होते हैं इनमें कई रंग होते हैं, यानी ये बहुरंगी होता है। तो ये जो 3 कार्ड होते हैं ये क्या होते हैं भी? बहुरंगी। बहुरंगी यानी इनमें अनेक रंग होता है, इनमें कई रंग होता है। इस तरह से ये कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं अभी? 10 कार्ड होते हैं। और इन 10 कार्डों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 5, 2 और 3। पहले जो 5 कार्ड होते हैं इनमें कौन कौन से रंग होते हैं? सफेद और लाल रंग होते हैं। दूसरे जो 2 कार्ड होते हैं उनमें सफेद, लाल और काला, यानी 3 रंग होते हैं। तीसरा जो कार्ड होता है वो क्या होता है? बहुरंगी होता है। उसमें बहुत सारे रंगों के क्या होते हैं? डब्बे होते हैं। अब जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम परीक्षण करते हैं, जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का यदि हम परीक्षण करते हैं तो उनके सामने ये कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कार्ड प्रस्तुत किए जाते हैं और वो इन कार्डों को ध्यान से देखता है, यानी इनमें जो धब्बे बने होते हैं उन धब्बों को वो क्या करता है? अच्छी तरह से देखता है। तो जब वो अच्छी तरह से देखता है तो इनके बीच में क्या होता है? कोई ना कोई वो आकृति सोचता है और वो आकृति इन कार्डों में वो अनुभव करता है। इन कार्डों में क्या करता है भी? वो अनुभव करता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस प्रकार की जो विधि है, ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये जो विधि है, ये किन पे, इस विधि में किन का परीक्षण करते हैं? तो किशोर बच्चों का परीक्षण करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं? जिनकी आयु, यानी जिनकी आयु क्या होती है? 13 से 19 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की भी? 13 से 19 वर्ष की, यानी किशोर बच्चों, किशोरों की परीक्षा करते हैं। इसमें किसकी परीक्षा करते हैं? इसमें किशोरों की। तो इसमें क्या करते हैं अभी? किशोर बच्चों की हम क्या करते हैं? आगे वाला आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये विधि जो होती है ये कौन से बच्चों के लिए होती है? अभी 13 से 19 के जो होते हैं वो होते हैं किशोर बच्चों के लिए। तो यानी किशोरों के लिए, जो किशोर होते हैं 13 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं। तो जो किशोर बच्चे होते हैं उनके लिए ये परीक्षण होता है। अब मान लो ये हमने यहाँ जैसे ही ये कार्ड प्रस्तुत किए, क्या किए भी? कार्ड प्रस्तुत किए। तो इन कार्डों को देखकर बच्चा जो है वो अपना व्यवहार व्यक्त करता है। क्या करता है? अपना व्यवहार व्यक्त करता है और वो इन कार्डों को देखता है। अब देखो वो जो इनको देखता है तो वो कितनी प्रक्रिया करता है? पहली प्रक्रिया क्या करेगा? ये मैं मिटा देता हूं इधर वाला पहले।
चलो भी देखो, जैसे मैंने क्या किया कि जो डब्बे वाले कार्ड हैं वो प्रस्तुत करते हैं किसी बच्चे के सामने। जो डब्बे वाले कार्ड हैं वो हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये कार्ड है, इनमें तरह तरह के क्या है भी डब्बे बने हुए। क्या बने हुए, डब्बे बने हुए, यानी इन कार्डों पे क्या बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं। अब ये कार्ड मैं उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और बच्चा क्या करेगा, इन कार्डों को देखेगा और देखने के बाद में वो अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है। अब वो क्या व्यवहार प्रस्तुत करेगा, सबसे पहला हम व्यवहार देखें। सबसे पहले यदि व्यवहार की बात करें तो वो क्या करेगा, यदि उस बच्चे ने संपूर्ण डब्बों को ध्यान में रखा है, यानी सारे डब्बों को देख रहा है, तो पहला क्या करेगा, वो संपूर्ण डब्बों को, संपूर्ण डब्बों को देखकर, यानी संपूर्ण डब्बों को देखकर वो क्या करेगा, अपना व्यवहार व्यक्त करेगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने इन संपूर्ण डब्बों को देखकर, इन संपूर्ण डब्बों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी, प्रतिक्रिया दी, तो या तो वो व्यक्ति क्या करता है, जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व माप रहे हैं, वो क्या करेगा कि इन संपूर्ण डब्बों को देखकर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो यदि किसी व्यक्ति ने इन संपूर्ण डब्बों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति है, वो कैसा व्यक्तित्व वाला है, वो सैद्धांतिक व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है भी, सैद्धांतिक व्यक्ति है, सैद्धांतिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है वो, सैद्धांतिक व्यक्ति है। यदि इसने संपूर्ण, इन संपूर्ण डब्बों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो हम जान सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, वो सैद्धांतिक व्यक्ति है। कैसा है, सैद्धांतिक व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे डब्बे ने देखकर, पूरे डब्बे ने देखकर उसके आंशिक रूप देखे हैं, इनके क्या देखे, आंशिक रूप, यानी आंशिक रूप को देखा है, यानी आंशिक डब्बों को देखा है। यदि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि इन डब्बों के आंशिक भागों को देखता है, तो आंशिक भागों को देखकर, आंशिक भागों को देखकर प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है भी, प्रतिक्रिया देता है। यदि वो इन आंशिक भागों को देखकर प्रतिक्रिया देता है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो अनावश्यक बातों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति है। तो वो क्या होगा भी, अनावश्यक बातों पर, अनावश्यक बातों पर ध्यान देने वाला, ध्यान देने वाला व्यक्ति है। तो यदि वो संपूर्ण डब्बों को देखता है तब तो वो क्या है, सैद्धांतिक व्यक्ति। और यदि वह आंशिक भागों को देखता है, यानी इन डब्बों पर वो केवल आंशिक भागों को देखता है, तो वो कैसा है, अनावश्यक बातों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति है। उसके बाद हम देखें कि यदि कोई व्यक्ति इन डब्बों को देखकर कहता है कि इसमें तो किसी पेड़ की आकृति बन रही है, कि किसकी आकृति बन रही है, पेड़ की आकृति बन रही है, या वो कहेगा किसी पक्षी की आकृति बन रही है, या वो कहे इसमें तो कोई पहाड़ की आकृति बन रही है। तो यानी वो इन डब्बों में क्या देख रहा है, पेड़, पक्षी, पहाड़, इस तरह से ये प्रकृति की चीजें देख रहा है। कौन सी चीजें देख रहा है, प्रकृति की चीज देख रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, प्रकृति
से संबंधित है, यानी वो प्रकृति प्रेमी है। वो कैसा व्यक्ति है? प्रकृति प्रेमी। अब देखो इस व्यक्ति ने, यानी ये जो सारे हैं ये क्या कर रहे हैं, इन डब्बों पे ऐसे रूप का आरोपण कर रहे हैं। पेड़, वैसे इसमें कोई पेड़ नहीं है, इसमें कोई पेड़ नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, पेड़ का इस पे क्या कर दिया, आरोपण कर दिया, या पक्षी का इसमें क्या कर दिया, आरोपण कर दिया, पहाड़ का इसमें क्या कर दिया, एक तरह से आरोपण कर दिया। तभी इसको कहते हैं प्रक्षेपण, प्रक्षेपण विधि यानी आरोपण विधि। तो पेड़, पक्षी, पहाड़ ऐसे वो देखता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा है, प्रकृति प्रेमी है। क्या है वो? प्रकृति प्रेमी। अब यदि हम 4 नंबर देखें, तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो केवल इन डब्बों पे केवल रंगों पे ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? रंगों पे। जैसे इसने, किसी व्यक्ति ने ये जो डब्बे वाला ये कार्ड देखा, और कार्ड देखने के बाद में उसने कहा कि इसमें तो कुछ नहीं है, केवल लाल, काले, हरे और नीले क्या है, रंग है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? लाल, हरे, काले क्या बने हुए, रंग के धब्बे बने हुए। यानी उस व्यक्ति का ध्यान केवल किस पे है? रंगों पे है। किस पे है? रंगों पे है। तो रंगों को देखकर, यानी रंगों के प्रति यदि कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, प्रतिक्रिया देता है, यदि रंगों के प्रति कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति में क्या है, संवेगों की अधिकता है। संवेगों की अधिकता है। तो उस व्यक्ति में क्या है भी, संवेगों की अधिकता है। तो इस तरह से हम देखें IBT, या हम कहें इंक ब्लॉट टेस्ट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इंक ब्लॉट टेस्ट यानी IBT कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो 13 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी ये किशोरों के लिए परीक्षण होता है। तो इसमें ये मैंने 4 तरह के बताए कि इस तरह से इनका परीक्षण होता है। तो 4 तरह की प्रतिक्रियाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है वो किस तरह का है। प्रक्षेपी विधि में जो सबसे पहली विधि थी IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट, ये हमने पढ़ी। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो याद करवा दी। एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको प्रक्षेपी विधि याद करवा दी है। तो मिलेंगे हम आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।